हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। आज हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जो है ये आपके आरओ या आरओ एग्जाम के लिए है। न्यू पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज है, यानी कि जो आयोग ने कहा है कि सामान्य अध्ययन और हिंदी का पेपर हम साथ साथ करवाएंगे। 3 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग है, और साथ ही पूर्णांक जो है 200, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों पेपर साथ में हम सॉल्व करेंगे। 200 यहाँ पे क्वेश्चन है, और साथ ही पूर्णांक भी आपका 200 है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे ये बाइलिंगुअल है, यानी कि इस तरफ आपको हिंदी है, दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे हिंदी का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा कथन है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो है दोनों कथन जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कारण क्या है? कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कथन तो सत्य है यहाँ पे, लेकिन कारण सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन सत्य है लेकिन कारण सही नहीं है। तो वर्ष 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मतलब जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो वर्ष 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? टोटल 10 जोड़े गए थे, और 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या बढ़ के 11 हो गई। तो प्रेजेंट में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा कारण दिया हुआ है ये कारण सही नहीं है, कारण गलत है, कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा है मौलिक कर्तव्य। उपयुक्त में से किसका या फिर किनका मूल स्रोत उद्देशिका है? तो इसमें से किसका जो है मूल स्रोत उद्देशिका है? तो यहाँ पे भाग केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या फिर एक दो और तीन, तो किसका मूल स्रोत है? तो इनमें से सभी का मूल स्रोत जो है यह उद्देशिका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भाग 3 में समाविष्ट मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और बाद में जोड़े गए भाग 4 का के मूल कर्तव्य वास्तव में एक समूची व्यवस्था के अंग है, जिसका मूल स्रोत जो है यह उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? तो राज्य के नीति निदेशक यानी कि डीपीएसपी को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? तो ये कहा गया था केसी ह्यूयर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो केसी ह्यूयर ने जो है डीपीएसपी को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों का गठन, अनुच्छेद 44 सामान्य सिविल संहिता, अनुच्छेद 48 से वन्य जीवों का संरक्षण। तो कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति का प्रावधान किया गया है, ना कि निःशुल्क विधिक सहायता का। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों अनुच्छेद जो दिए हुए हैं और इनके साथ ही प्रावधान बिल्कुल सही सुमेलित हैं।
और ये सारे अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही आरओ में कहीं ना कहीं देखने को यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। तो ये जो है किसमें किया गया, तो ये किया गया है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद एक ऐतिहासिक मामला था जिसने वर्ष 1975 से 1977 तक भारत में आपातकाल लागू किया। इस मामले ने संविधान के कई अभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए, जैसे कि इसका मूल ढांचा, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की शक्ति, राज्य के तीन अंगों का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका के कार्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा, और अंत में राजनीतिक न्याय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता किसमें संशोधन करने के लिए होती है, तो मूल अधिकार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन जो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबद्ध नहीं है, उनके लिए यहाँ पे तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उसमें संशोधन करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सिर्फ पहला यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है यह लोकसभा पारित कर सकती है, राज्यसभा पारित नहीं कर सकती। तो केवल यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से प्रश्न है। कथन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है। कारण क्या है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पे कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य हैं। विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। कौन से इसमें से संसद के कार्य हैं, तो संसद के कार्य ये तीनों हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे संसद के कार्य विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, ये तीनों कार्य जो हैं संसद के हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रोटेम स्पीकर के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। यह समानता मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है, जरूरी नहीं। यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है, बिल्कुल सही है। यह आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी यहाँ पे सही है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा पहली बार बैठक के लिए आमंत्रित की जाती है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। सामान्यतः वरिष्ठ सदस्य को इस हेतु चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है, जिससे कि नए सदस्य शपथ आदि ले सकें और अपना अध्यक्ष चुन सकें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, यह पूछा गया है, बिल्कुल सही है। ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये पूछा गया है। तो पहला यहाँ पे सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत यहाँ पे कौन सा अधिकार
प्राप्त है? तो यहाँ पे शांति का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शांति के अधिकार को शामिल किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का उनके गठन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम। तो यहाँ पे इसका जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले किसका यहाँ पे गठन हुआ? तो 1963 में नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। हरियाणा का, तो हरियाणा का गठन जो है यह 1966 में हुआ, 1966 में। और सिक्किम का गठन तो 1975 में हुआ। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा, नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम, ये इसका सही सीक्वेंस है। नागालैंड जो है 1963 में, हरियाणा 1966 में और सिक्किम 1975 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी कि PIO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, बिल्कुल सही है। इनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, ये भी सही है। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे PIO के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तो एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता, राष्ट्रीयता धारण करता है या फिर करती है, तथा जो विदेशी पासपोर्ट धारक है, उसे भारत आने के लिए पासपोर्ट की नहीं बल्कि वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका गठन वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था। दूसरा कथन है कि इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में इसका गठन हुआ था और इसके जो है एक अध्यक्ष थे और जो कि फजल अली थे, और इसमें 2 सदस्य थे। कौन कौन? तो KM पणिकर और HN कुंजरू। साथ ही इसका गठन वर्ष याद रखिएगा 1953 में। 3 सदस्य थे मेन, यानी कि एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? तो इसमें से कौन सा जो है ऐसा DPSP है जो कि गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, सहकारी समितियों का गठन, पर्यावरण संरक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो सहकारी समितियों का गठन है ये गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता जो है यह अनुच्छेद 39 का में दिया गया है, अनुच्छेद 39 का में। और लोक स्वास्थ्य में सुधार, तो लोक स्वास्थ्य में सुधार अनुच्छेद 47 में दिया गया है। और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 48 का में दिया गया है, 48 का में इसका प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सहकारी समितियों का गठन जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका प्रावधान किस में है सहकारी समितियों का गठन का? तो इसका जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 43B में है, अनुच्छेद 43B में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? पहला है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दूसरा है निर्वाचन की तिथि का निर्धारण, तीसरा है निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति, और चौथा है निर्वाचक नामावली तैयार करना। तो कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जो कि निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो चारों कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, ये 4 के चारों कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो निर्वाचन आयोग का विवरण भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो 324 में इसका जो है विवरण दिया गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। तो ऑप्शन डी में इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो ये सारे कार्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? लिखित संविधान, आपातकालीन
प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, नागरिकता। तो यहाँ पे संघात्मक विशेषता कौन सी है यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए संविधान जो है यह भारत की संघात्मक विशेषता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है, और भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये तो कारण तो यहाँ पे सही है, लेकिन कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा है ये सीमित है, जबकि यूएसए की जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा है वो काफ़ी विस्तृत है भारत के अनुसार, भारत की तुलना में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन तो गलत है लेकिन कारण बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या फिर केरल? तो ये जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था ये पंजाब में लगा था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका विवरण है, और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का आरोप वर्ष 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। तो वर्ष भी याद रखिएगा 1951 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है? तो यहाँ पे इनका कार्यकाल पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बलराम जाखड़, जिनका कार्यकाल 1980 से 89 तक था। रवि राय, तो इनका कार्यकाल 1989 से 91 तक था। शिवराज पाटिल, तो इनका जो कार्यकाल था 1991 से 1996 था। और पीए संगमा, इनका कार्यकाल 1996 से 98 तक था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी में जितने भी नाम दिए हुए हैं ये भारत के जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जबकि इनसे पहले जो लोग थे 1900 कब तक, तो 1996 से 1998 में लास्ट में सबसे पीएम संगमा जी थे। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा यानी कि बलवंत राय जाखड़, फिर रवि राय, फिर शिवराज पाटिल और सबसे लास्ट में पीए संगमा होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किसके द्वारा किया गया? तो ये गठन जो हुआ था ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको माउंटेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में कर्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कर्मिक रूप से वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो वर्ष 1921 में लागू हुआ। वस्तुतः भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि बीपी सिंह सरकार के शासनकाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से, तो कथन है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। अब यहाँ पे कारण क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन कारण दोनों सही है, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ दिया हुआ है संशोधन। तो 106वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं की सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जो कि अभी नवीनतम है। तो ये एक का हो जाएगा चौथा। और साथ ही 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में संशोधन से संबंधित है, तो इसका बी का हो जाएगा तीसरा। और साथ ही 61वां संविधान संशोधन, तो ये मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। और नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे ये 104 का हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा
4 3 2 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दूसरा है कि यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं और दोनों इसका सही आंसर होगा। तो राज्य के जो कि डीपीएसपी हैं, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनका जो है प्रावधान किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। वस्तुतः नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता व समानता बनाए रखना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही इसको भी ध्यान में रखिएगा कि डीपीएसपी जो है, अगर कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसको पूरा नहीं कर रहा है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि मौलिक अधिकार में अगर आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में नहीं जा सकते। तो ये इसको अगर पूछा जाए कि क्या डीपीएसपी परिवर्तनीय है, कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय है, तो ये परिवर्तनीय नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में यहाँ पे जो कथन सही नहीं है यह है ऑप्शन डी, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद को भंग करना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम, विधानसभा का विघटन और साथ ही मंत्रिपरिषद को भंग करना, ये दोनों यहाँ पे सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी, ये गलत है, तो सिर्फ पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समझ समानता, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो कौन यहाँ पे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है। तो 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है जो कि भारतीय नागरिकों के लिए को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है कि वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा है कि इसके वेतन और भत्ते द्वारा संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा है कि वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है, इसका कूट का प्रयोग करके यहाँ पे आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो केवल तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, पहला दूसरा सही है। अब यहाँ पे आंसर करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा यहाँ पे गलत है, पहला दूसरा सही है, तो गलत ही बताना था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा दिया गया था? सरकारी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग या फिर ठक्कर आयोग? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? 7वीं अनुसूची, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता या फिर न्यायिक समीक्षा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के मूल ढांचे में 7वीं अनुसूची भी आती है, कानून का शासन भी आता है, धर्मनिरपेक्षता भी आती है और न्यायिक समीक्षा भी आती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए आहरित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उन्हें महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो कथन है पहला वो गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? पहला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर संस्था है। तीसरा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और चौथा है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन कौन सा कथन सही है? तो दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं चौथा यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है दूसरा एवं तीसरा सही नहीं है, यानी कि गलत है। पहला एवं तीसरा, यहाँ पहला एवं चौथा कथन सही है, दूसरा एवं तीसरा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा है कि संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तीसरा है कि संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन से किया जा सकता है। तो यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में बात की जा रही है। तो संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सही नहीं है। और दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी विस्तृत प्रावधान जो है यह भाग 20 में दिया गया है, और इसका जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 368 है। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। और साथ ही विधेयक के संदर्भ में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान हमेशा साधारण विधेयक के लिए, सामान्य विधेयक के लिए होता है, न संविधान संशोधन विधेयक के लिए होगा और ना ही धन विधेयक के लिए। तो ये जानते रहिएगा कि जो यहाँ पे संयुक्त बैठक का आयोजन होता है वो सिर्फ सामान्य विधेयक के लिए होता है, ना कि और ना भी ये धन विधेयक के लिए होगा और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 19 जो है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 50 तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। और अनुच्छेद 324 तो निर्वाचन आयोग है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कथन है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कारण है कि इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह संसद, राज्य, विधानमंडल एवं स्थानीय निकाय के चुनावों का संचालन करता है। दूसरा है कि यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है यह भाग 15 में है और इसका यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि संसद, राज्य, विधानमंडल, इनका तो आयोजन जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जबकि ये जो स्थानीय सरकार दे दिया गया है यानी कि स्थानीय निकाय, इसका चुनाव जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पे यही वजह से ये पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल किसमें है? तो एक तो बिहार में है और दूसरा तेलंगाना में है। और वर्तमान में 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पे कौन कौन से पहले 6 राज्य जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और साथ ही तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें जो है द्विसदनीय यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो तेलंगाना में है विधान परिषद और बिहार में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है कि इसकी स्थापना मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जनपद में की जाएगी। दूसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सर्वदेव महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। दूसरा कथन है कि इस मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्वदेव की 4000 दोहे उत्कीर्ण हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वदेव मंदिर का जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी में बनवाया जा रहा है, वाराणसी। याद रखिएगा सर्वदेव मंदिर के बारे में, उत्तर प्रदेश का ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के संदर्भ में CBRI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश जो है इस रिपोर्ट में तृतीय स्थान पर है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर यहाँ पे महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल उत्पाद है। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब लाई गई, तो इसको याद रखिएगा, ये 2018 में आई थी ये योजना। तो यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस जिले से संबंधित ODOP दिया गया, तो इनको सुमेलित करना है। महोबा, तो महोबा का क्या फेमस है? तो महोबा का जो है यहाँ पे गौरा पत्थर फेमस है। और साथ ही सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर का ODOP क्या है? तो ये काला नमक चावल है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खुशबू वाला चावल होता है। तो यहाँ पे अमरोहा, अमरोहा जो है ढोलक के लिए यहाँ का जो फेमस है यह वाद्य यंत्र, खास करके ढोलक, तो अमरोहा का वाद्य यंत्र ढोलक हो जाएगा। बरेली का तो जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद हो जाएंगे। तो इसका जो सही कूट होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित संस्कृति उत्सव 2023 की थीम क्या है? तो संस्कृति उत्सव 2023 की जो थीम है यह है हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मुफ्त समाधान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ की गई है। दूसरा है कि इसमें 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने का प्रावधान है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी कि ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत सिंधावा, जो कि बाराबंकी से संबंधित है, इसको सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी तमिल संगमम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। दूसरा है कि इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया गया। काशी तमिल जो है इसमें पूछा गया है कि मुख्य अतिथि, तो यहाँ पे मुख्य अतिथि जो थे ये मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, ये नहीं थे, तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद द्वितीय स्थान पर है? तो यहाँ पे द्वितीय स्थान पर जो है यह कौशाम्बी है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले स्थान पर जो है तेलंगाना के आसिफाबाद के त्रियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला स्थान दिया गया था और दूसरा स्थान तो कौशाम्बी को, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी को दिया गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्य अयोध्या ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में लॉन्च किया। दूसरा है कि इस ऐप में
इस ऐप से अयोध्या में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लॉन्च किया। इसको जो लॉन्च किया गया, यह लॉन्च किया गया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से की जा सकती है? तो ये संसद की अनुशंसा से की जा सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद में निहित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? पहला है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा। दूसरा है कि प्रत्येक ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा। और तीसरा है कि ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। तो कौन सा कथन इसमें पंचायत के संबंध में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, जो कि ये समझते रहिएगा कि जितने भी आर्टिकल हैं और आर्टिकल के तहत किसी संस्था का यदि विवरण संविधान में दिया गया है तो वो जो संस्था है वो अपने आप संवैधानिक संस्था हो जाएगी। तो जिसका वर्णन जो है संविधान में अनुच्छेद के तहत किया गया है वो सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये चार के चारों यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका विवरण किसी न किसी आर्टिकल में किया गया है संविधान में। तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, इसका विवरण जो है अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग तो अनुच्छेद 280 में इसका विवरण है, यानी कि बी का पहला हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका विवरण जो है किसमें है? तो अनुच्छेद 338 में किया गया है। और साथ ही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, तो इसका जो विवरण है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 148 में है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 2143, 2143 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक संवैधानिक निकाय है और दूसरा कथन है कि आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। अभी ऊपर हमने जो है 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान देखा, तो ये जो है संवैधानिक निकाय है। साथ ही जो इसका रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती? यदि हिरासत विधि सम्मत हो, कार्यवाही किसी विधानमंडल के अवमानना के तहत हुई हो, हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है यह किन किन परिस्थितियों में जारी नहीं की जा सकती? तो उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है जारी नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। कारण है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः परिवर्तनीय हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही होगा? तो यहाँ पे कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अभी हमने ऊपर ही आप लोगों को समझाया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कोर्ट में अगर कोई सरकार इसको फुलफिल नहीं करती है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये स्वतः परिवर्तनीय कैसे हो सकता है? किसी के द्वारा कोर्ट में जाने पर भी ये परिवर्तनीय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कारण इसका गलत है, सिर्फ कथन सही है। कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? पहला है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन। दूसरा है कि छठी अनुसूची से संबंधित विषय। और तीसरा है नागरिकता। और चौथा है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। तो ये उपरोक्त चारों जो प्रावधान है ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो इसमें से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन,
तो ये जो है अनुच्छेद 46 में इसका प्रावधान है, बिल्कुल है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, ये जो है आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 50 में इसका प्रावधान किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, तो आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान किया गया है और इसका 50 में। तो सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सुरक्षा, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में ये नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है। दूसरा है कि आपातकाल की उद्घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। अब देखते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में आपातकालीन संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका जो प्रावधान है ये आर्टिकल 352 में है। राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, तो 356 है। और वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक कभी भी जो है भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और दूसरा कथन है कि यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और तीसरा है कि यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन सही है, बाकी पहला एवं दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा महासचिव के बारे में दिया हुआ है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि गलत है, क्योंकि इसे जो है अधिकारियों में से चुना जाता है, इसकी नियुक्ति नहीं होती है। इसकी नियुक्ति जो है यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राष्ट्रपति के प्रति, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए गठित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे सरकारी आयोग कब गठित हुआ, तो 1983 में सरकारी आयोग 1983। प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये 1966। आनंदपुर साहिब जो है प्रस्ताव 1973 का है, और साथ ही राजमन्नार समिति जो है यह 1969 की है, 1969 की। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, तो प्रशासनिक सुधार आयोग आ जाएगा 1966 का, फिर उसके बाद आएगा राजमन्नार समिति जो कि 1969 की है, फिर उसके बाद आ जाएगा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 का है, और फिर सबसे लास्ट में आएगा सरकारी आयोग जो कि 1983 का है। तो यहाँ पे सीक्वेंस से लगाना था, तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, तो ये अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 371 जे जो कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, तो ये जो है ये शामिल किया गया है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक वैधानिक अधिकार है। कारण क्या है कि भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पे कथन सत्य है और कारण भी सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अब तक घोषित 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत को कब शामिल किया गया, तो 2005 में। तमिल को 2004 में शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा की लिस्ट में, और तेलुगु को शामिल किया गया 2008 में, और साथ ही जो है उड़िया को तो 2014 में। तो इसका जो सही क्रम होगा यह हो जाएगा 2 1 3 और फिर 4, 2 1
3 और फिर 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 5 भाषाओं को और जोड़ा गया है, जिसमें मराठी आएगी, पाली आएगी, प्राकृत आएगी, असमिया और बंगाली आ जाएगी। तो टोटल जो है इनकी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, तो टोटल 11 हो गई है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ है पहला है कि इन्हें दुर्व्यवहार और साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा है कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे सही नहीं है, सिर्फ दूसरा सही है। तो ये रहे 66 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया है। गले में खराश होने की वजह से आगे और नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि खांसी आने लगती है। तो इसके आगे जो है हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल अपलोड होगा। आज इसका पहला पार्ट अपलोड होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।